एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का एचएन अध्ययन में स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है अडोलसेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अडल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब किशोर अधिगमकर्ता और वयस्क अधिगमकर्ता के बारे में। तो सबसे पहले तो अडोलसेंट और अडल्ट लर्नर्स के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कि लर्नर्स क्या होते हैं, लर्नर्स होते कौन है। तो बेसिकली हर वो आदमी, हर वो इंसान जो लर्निंग कर रहा है, जो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीख रहा है, वो लर्नर कहलाता है। चाहे वो लर्निंग उसकी स्टडी से रिलेटेड हो, उसकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, उसकी कॉमन लाइफ से रिलेटेड हो, कोई भी लर्निंग अगर कोई भी आदमी करता है तो ही इज नोन एज लर्नर। ठीक है। और मैंने आपको कहा था कि लर्निंग जो है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। हमने फर्स्ट क्लास में ही ये बात की थी लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रिंसिपल्स में कि लर्निंग जो है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मतलब लर्निंग जो है वो कभी रुकती नहीं है। आपकी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस तक लर्निंग जो है वो चलती रहेगी। आप लर्निंग का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तभी लर्निंग होती है। हम लाइफ में बहुत कुछ, जो भी कुछ सीखते हैं वो हमारी लर्निंग ही होती है। तो लर्निंग जो है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मतलब जिंदगी भर तक लर्निंग जो है वो चलती रहती है। तो हर वो आदमी जो लर्निंग करता है, इट इज नोन एज लर्नर। ठीक है। अब लर्नर्स जो है वो बेसिकली दो पार्ट्स में उनको डिवाइड किया गया है। अडोलसेंट लर्नर्स मतलब किशोर व्यवस्था में, और अडल्ट लर्नर्स मतलब व्यस्त अवस्था में। अब दो भागों में ही क्यों बांटा है लर्नर्स को, अडोलसेंट और अडल्ट लर्नर्स में ही क्यों बांटा है? ऑन द बेसिस ऑफ एज ग्रुप, मतलब एज के बेसिस के अकॉर्डिंग। अडल्ट लर्नर्स कौन होते हैं? वो बच्चे जो आपके 20-21 साल तक के हैं वो आपके अडोलसेंट लर्नर्स में आते हैं, और 21 साल से ऊपर के जो भी बच्चे हैं वो आपके अडल्ट लर्नर्स में आते हैं। मतलब अभी हम लोग किस कैटेगरी में हैं? हम अडल्ट कैटेगरी में हैं। और जो बच्चे 20-21 साल से छोटे हैं वो आपके अडोलसेंट लर्नर्स में आते हैं। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अडोलसेंट और अडल्ट लर्नर्स की क्या कैटेगरीज होती है और इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है। सो बीइंग अ पेरेंट और बीइंग अ टीचर आपको पता होना चाहिए, आप जब आगे अपनी टीचिंग करोगे तो आपके जो लर्नर होंगे वो किस तरीके के होंगे, अडोलसेंट लर्नर है या अडल्ट लर्नर्स हैं। अगर अडोलसेंट लर्नर्स है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके लर्नर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब वो कैसे स्वभाव वाले हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आप उनसे डील करोगे। अगर अडल्ट लर्नर्स है यानी कि 20-21 साल से बड़े बच्चे, तो उनका कैसा स्वभाव होना चाहिए, तो आप उनके स्वभाव के अकॉर्डिंग डील करोगे। तो एक टीचर होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि आपके लर्नर्स कैसे हैं, अडोलसेंट है या अडल्ट कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अडोलसेंट लर्नर्स। अडोलसेंट लर्नर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अडोलसेंट लर्नर्स होते क्या हैं। वो लर्नर्स जिनकी एज 12-13 से स्टार्ट होती है और 18-19 साल तक रहती है, मतलब 12-13 साल से 18-19-20 साल तक के जो भी बच्चे आते हैं इस एज ग्रुप में वो आपके अडोलसेंट कहलाते हैं। ठीक है। अब अडोलसेंट जो है इनको बेसिकली 3 भागों में बांटा है, प्री अडोलसेंट, अर्ली अडोलसेंट एंड लेट अडोलसेंट। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। प्री अडोलसेंट, अर्ली अडोलसेंट और लेट अडोलसेंट। प्री अडोलसेंट कौन है? प्री अडोलसेंट जो है उसमें यहाँ पे एज ग्रुप भी दी गई है, गर्ल्स की अलग है और बॉयज की अलग है। मतलब जो 10 साल से छोटे बच्चे हैं, है ना, 10 साल तक के जो भी बच्चे हैं वो आपके प्री अडोलसेंट में आते हैं, 10 से 11, 12, 13 साल तक के। फिर लिखा है 12 से 13, 17 साल तक के, मतलब 12 से 17 साल तक के जो बच्चे हैं वो आपके अर्ली स्टेज में आते हैं। और 17 के बाद यानी कि 17 के बाद से लेके 21 साल तक के जो बच्चे हैं आपके, 17 से 21 साल तक के जो बच्चे हैं वो आपके लेट अडोलसेंट पीरियड में आते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज की अलग अलग जो है वो एज ग्रुप्स दिए हुए हैं। गर्ल्स के प्री अडोलसेंट में दिया हुआ है 10 से 12 साल और बॉयज में दिया हुआ है 11 से 13 साल। मतलब लड़कियों के अंदर जो प्री अडोलसेंस का जो पीरियड है वो 10 साल से लेके 12 साल तक के बीच में होता है। ऑन दी अदर हैंड बॉयज के अंदर जो है वो 11 साल से 13 साल तक के उसके अंदर होता है, एज ग्रुप के अंदर होता है, मतलब लड़कों के अंदर बाद में शुरू होता है। अर्ली अडोलसेंस में भी लड़कियों के अंदर 12 से 16 साल का है और बॉयज के अंदर वो भी बाद में है, 13 से 17 साल। और लेट अडोलसेंस में है गर्ल्स के अंदर 16 to 21 और बॉयज के अंदर है 17 to 21। मतलब इसमें आप देखोगे कि लड़कियों की जो एज है वो लड़कों से पहले ही अडोलसेंट पीरियड में आ रही है और लड़कों की लेट आ रही है। तो ऐसा क्यों भाई? दोनों की या तो सेम होनी चाहिए, 10 से 12, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो। तो इसमें ऐसा क्यों है कि लड़कियों की पहले अडोलसेंट पीरियड में आ रही है और लड़के बाद में आ रहे हैं?
इसका ये कारण है कि आपने बहुत बार ये सुना होगा कि लड़कियां जो है वो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाती है ना। अब लड़कियां जो है वो लड़कों से बहुत जल्दी मैच्योर हो जाती है, लड़कों से पहले ही मैच्योर हो जाती है, इसलिए लड़कियों की जो एज है वो थोड़ी पहले आ रही है लड़कों से। प्री एडोलसेंट में, अर्ली एडोलसेंट और लेट एडोलसेंस में लड़कों की एज जो है, लड़कों को मैच्योर होने में टाइम लगता है, ठीक है। तो इसलिए वो थोड़े बाद में आ रहे हैं हर एज ग्रुप में, ठीक है। तो ये है आपके 3 कैटेगरी के एडोलसेंट, प्री एडोलसेंट, अर्ली एडोलसेंट और लेट एडोलसेंट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि एडोलसेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, मतलब किस किस एज ग्रुप में या फिर किस किस डोमेन में लर्नर्स जो एडोलसेंट हैं उनके अंदर क्या क्या बदलाव होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बौद्धिक बदलाव क्या क्या होते हैं, सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक और नैतिक बदलाव। इन सभी बदलाव के बारे में हम देखेंगे कि एडोलसेंट्स के अंदर इन सभी बदलाव को लेकर क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या बदलाव होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका इंटेलेक्चुअल, आपका बौद्धिक डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास कैसे होता है बच्चों के अंदर, एडोलसेंट बच्चों के अंदर। तो एडोलसेंट बच्चे जो हैं सबसे पहले वो कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। मैंने ये आपको कंसेप्ट बहुत बार पहले क्लासेस में भी बताया है, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट का। कॉन्क्रीट वो चीजें होती है जिनको हम देख सकते हैं, हम टच कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट वो चीजें होती है जिनको हम देख नहीं सकते, ना ही उनको टच कर सकते हैं, है ना। मतलब वो चीजें जो हमारे सोच से परे है, जिसको हम ना ही देख सकते हैं ना ही हम टच कर सकते हैं, है ना। तो और कॉन्क्रीट जिसको हम देख सकते हैं और हम टच कर सकते हैं। तो अब जो एडोलसेंट बच्चे हैं वो ना ही ज्यादा छोटे होते हैं ना ही ज्यादा बड़े होते हैं, ये बीच के बच्चे होते हैं। तो ये इनकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ मूव होती है। मतलब जब छोटे बच्चे होते हैं उनको तो सिर्फ कॉन्क्रीट चीजें ही समझ में आती है, मतलब सिर्फ वही चीजें समझ में आती है जो वो देख सकते हैं या जो वो टच कर सकते हैं। अब जो उनकी बुद्धि से ही परे है, उनके दिमाग से ही परे है, वो चीजें उनको कैसे समझ में आएगी। अब अगर आप किसी छोटे बच्चे को बोलोगे, 6-7 क्लास के बच्चे को बोलोगे कोई ऐसी चीज जिसको उसने कभी नाम ही नहीं सुना है, उसने कभी देखी नहीं है वो चीज, तो उसको अंडरस्टैंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, है ना। और अगर कॉन्क्रीट चीज के बारे में आप उसको बताओगे जो उसने कभी देखा है, कभी टच किया है, तो वो उस चीज को जल्दी अंडरस्टैंड कर लेगा। जैसे अगर मैं केजी फर्स्ट क्लास के बच्चे की बात करूं, तो अगर उसने कभी कैट देखी है तो वो उसको अच्छे से समझ लेगा, है ना। उसको पता चल जाएगा कि कैट क्या होती है। अगर हम नाम लेंगे कि कैट जा रही है तो वो समझ जाएगा कि अच्छा कैट मतलब हाँ मैंने देखा था कैट को पहले, है ना। लेकिन अगर लायन उसके लिए एब्स्ट्रैक्ट है, अगर उसने लायन को नहीं देखा है अभी तक, कि लायन के बारे में कभी नहीं सुना है, तो वो उसके लिए क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक हो गया, जिसके बारे में ना उसने कभी देखा है, ना उसने कभी सुना है, ना उसने टच किया है उसको। तो वो उसकी बुद्धि से ही परे है वो चीज, क्योंकि उसने ना उसके बारे में कभी सुना ना कभी देखा। लेकिन अगर हम उसको कहते हैं कि लायन जो है वो कैट फैमिली का ही एक मेंबर होता है, कैट के जैसा ही सिमिलर होता है, उसके जैसा ही दिखता है, सेम टू सेम, है ना, थोड़ा बहुत उसके जैसा ही दिखता है, तो वो बच्चा फिर लगा सकता है अपना दिमाग कि अच्छा कैट ऐसे दिखती है तो लायन भी हो सकता है ऐसा दिखे, है ना। तो क्योंकि वो छोटा बच्चा है, वो एब्स्ट्रैक्ट चीजों को नहीं समझ सकता है। लेकिन हम अभी इतने छोटे नहीं है एडोलसेंट पीरियड में कि हम एब्स्ट्रैक्ट चीजों को ना समझें। तो एडोलसेंट पीरियड में क्या होता है, बच्चा जो होता है वो कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट लेवल की तरफ बढ़ता है, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये चेंज होता है उसके अंदर। दूसरा है इंटेंस क्यूरियोसिटी बढ़ती है, मतलब एडोलसेंट पीरियड में बच्चा जो है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा चीजें जानने की क्यूरियोसिटी रहती है। वो काफी ज्यादा ये रहता है कि उसको चीजें और ज्यादा से ज्यादा पता चले, है ना, कि अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। वो बार बार क्वेश्चन पूछेगा। आप उसको कोई चीज करने के लिए मना करोगे तो वो 10 बार आपसे सवाल पूछेगा कि क्यों, ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, हम वैसा भी तो कर सकते हैं, उसने भी तो वैसा किया था, है ना। तो उसके अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है नई नई चीजें जानने के लिए। फिर है हाई अचीवमेंट व्हेन चैलेंज्ड एंड एंगेज्ड। मतलब क्या है इसका, अगर एडोलसेंट की एज वाले बच्चे को हमको ये करना है कि हम उसके अचीवमेंट लेवल को और ज्यादा हाई करवाना चाहते हैं, मतलब हम उसके अंदर जो थिंकिंग प्रोसेस है वो और ज्यादा डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके अंदर मोटिवेशन हमको बाहर से भरना पड़ता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं होता है उसके अंदर, हमको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन देना होता है। अब इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक क्या है, जो उसके अंदर मोटिवेशन होता है, अंदरूनी मोटिवेशन जो होता है वो होता है इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक वर्ड से ही समझ में आ रहा है, मतलब अंदरूनी। एक्सट्रिंसिक वो चीज जो हमको बाहर से देनी पड़ती है ना। तो एडोलसेंट पीरियड में जो बच्चे होते हैं उनको हमें मोटिवेशन बाहर से देना पड़ता है चीजें करने के लिए, बार बार बाहर से डोज देना पड़ता है कि इसको कर ले, इसको कर ले, है ना। तो एडोलसेंट पीरियड में यही कहा है कि हमको बच्चे को बार बार बाहर से मोटिवेशन देना होता है और उसके सामने चैलेंजेस रखने होते हैं, और उन चैलेंजेस के अकॉर्डिंग फिर वो क्या करेगा, अपने अचीवमेंट्स को अचीव कर पाता है।
मतलब क्या है, अगर आपने अडोलसेंट बच्चे को ये कहा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 7th 8th क्लास के बच्चे को कहा कि कल मैं टेस्ट लूंगी, है ना, कल मैं टेस्ट लूंगी, टेस्ट जो है वो 30 मार्क्स का होगा, जो बच्चे टॉप 5 में आएंगे उनको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, है ना। तो अब आपने उसके सामने चैलेंज रखा है कि आपको दूसरों से अच्छा करना है, आपको रिवॉर्ड लेना है। तो अब उस चैलेंज वो उसको मिला है, तो उस चैलेंज को पूरा करने के लिए वो अपनी ज्यादा एफर्ट्स लगाएगा, ज्यादा मेहनत लगाएगा। लेकिन अगर वही उसको कोई चैलेंज नहीं होता तो वो खुद से पढ़ाई नहीं करता। अभी हम लोग तो बड़े हैं, हम लोग समझते हैं कि हमको खुद से पढ़ाई करनी है, क्यों करनी है, हमारे फ्यूचर के बारे में समझते हैं, हम हमारे करियर के बारे में समझते हैं। लेकिन वो बच्चे इतने ज्यादा जागरूक नहीं है इन सब चीजों को लेकर, है ना। तो उनको बार बार हमें मोटिवेशन बाहर से देनी होती है, उनके सामने चैलेंजेस रखने होते हैं ताकि वो अपने एफर्ट्स लगाए उन चीजों को करने के लिए, ठीक है। फिर है प्रिफर्स एक्टिव ओवर पैसिव लर्निंग, मतलब अडोलसेंट बच्चे जो हैं वो, अब मैंने आपसे कहा था कि वो अब इतने छोटे भी नहीं है कि सिर्फ टीचर उनको पढ़ा रहा है और वो बैठा बैठा सिर्फ टीचर को सुन रहा है और जो नोट्स लिखा रहा है वो सिर्फ कॉपी में नोट डाउन कर रहा है। अब वो इतना बड़ा तो हो चुका है अडोलसेंट एज में कि वो एक्टिवली चीजों में पार्टिसिपेट कर सके, है ना। तो इसीलिए अडोलसेंट पीरियड में जो बच्चा होता है वो पैसिव के बजाय एक्टिव रहता है लर्निंग के अंदर, ठीक है। फिर है इंटरेस्ट इन इंटरेक्टिंग विद पीयर्स ड्यूरिंग लर्निंग एक्टिविटीज। अब इसका क्या मतलब है, अडोलसेंट पीरियड में बच्चा जो है वो ज्यादा से ज्यादा अपने पीयर्स के साथ में, मतलब अपने सहभागियों के साथ में लर्न करने की कोशिश करता है। मतलब बच्चा जो है वो खुद के साथ में अकेले बैठे बैठे चीजों को सीखने के बजाय वो ये सोचता है कि मैं मेरे साथियों के साथ में ज्यादा चीजों को सीख पाऊंगा, है ना। तो वो सोचता है कि मैं मेरे बराबर के लोगों के साथ में मिलजुल के चीजों को सीखूं, ठीक है। तो ये है आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जिसमें बच्चा जो है कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाता है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी रहती है नई नई चीज़ों को जानने की। उसको अगर हमको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने हैं, उसके अचीवमेंट्स को हाई करना है, तो हमको उसके सामने चैलेंजेस रखने पड़ते हैं और फिर उस चैलेंजेस को फिर पूरा करने के लिए वो अपने एफर्ट्स लगाता है। वो पैसिव लर्निंग के बजाय एक्टिव रहता है लर्निंग के अंदर, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा उसका ये इंटरेस्ट रहता है कि वो अपने सहभागियों के साथ में, मतलब अपने बराबर के बच्चों के साथ में मिलजुल के सीखे और मिलजुल के पढ़ाई करे, ठीक है। ये था आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मतलब आपका बौद्धिक डेवलपमेंट, जो कि अडोलसेंट पीरियड में अडोलसेंट वाले लर्नर्स के अंदर होता है। नेक्स्ट है आपका सोशल डेवलपमेंट, मतलब सामाजिक डेवलपमेंट। अब सोसाइटी के बारे में क्या सोचता है इस पीरियड में बच्चा, तो सबसे पहला है मॉडलिंग बिहेवियर, आफ्टर दैट ऑफ ओल्डर स्टूडेंट्स, नॉट नेसेसरली दैट ऑफ पेरेंट्स एंड अदर अडल्ट्स। मतलब क्या है इसका, आपने देखा होगा कि इस एज के जो बच्चे होते हैं वो जो बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, जो बहुत सारी फेमस पर्सनैलिटीज होती हैं, उनसे बहुत ज्यादा ही इंस्पायर होते हैं और उन्हीं को अपना रोल मॉडल समझ लेते हैं। अब जैसे आप अगर अपने एडोलसेंट पीरियड के किसी भी बच्चे से पूछना घर पे जाके, या आपके आसपास में कोई हो तो इस पीरियड के बच्चे से पूछना कि आपकी फेमस पर्सनैलिटी कौन सी है जो आपको अच्छी लगती है ना। अब वो जिसका भी नाम लेगा तो उसके ड्रेस सेंस में उस फेमस पर्सनैलिटी की झलक दिखेगी आपको। वो बात करेगा तो भी वो वैसे ही बात करने की कोशिश करेगा, कपड़े भी वैसे ही पहनने की कोशिश करेगा, चलना फिरना उठना बैठना उसका वैसा वैसा सेम टू सेम वो कॉपी करने की कोशिश करेगा। तो वो फेमस पर्सनैलिटी को क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा अपना रोल मॉडल समझता है और उनसे ही इंस्पायर होता है। फिर है फीलिंग इंटिमिडेटेड और फ्राइटन्ड बाय द इनिशियल मिडिल स्कूल एक्सपीरियंसेस, मतलब अडोलसेंट पीरियड में अगर बच्चे का कोई भी कभी भविष्य में कोई बुरा एक्सपीरियंस रहा है, उसकी स्कूल में, उसके कॉलेज में, या उसकी अभी तक की लाइफ में अगर कोई भी बुरा एक्सपीरियंस रहा है, तो उससे उसकी लाइफ में बहुत ही प्रभाव पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है और उस चीज का डर फिर उसके अंदर बैठ जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं तो हमारी स्कूल में सुबह मॉर्निंग में असेंबली हुआ करती थी जिसके अंदर प्रेयर वगैरह होती थी। तो बच्चों को ऊपर बुलाते थे और बोलते थे कि चलो आज कुछ एक्टिविटीज करते हैं, आप कुछ क्वेश्चंस पूछो या फिर आप टेबल्स बोलो, है ना। तो अगर कभी किसी बच्चे के साथ में ऐसा हुआ होगा कि उसको असेंबली में ऊपर बुलाया है और उसको बोला है कि चलो आज आप 18 और 19 का टेबल सुनाओ, ठीक है, टेबल सुनाओ 18 और 19 का। अगर वो टेबल सुनाते सुनाते वो बीच में फंबल कर गया या फिर बीच में ही अटक गया और बच्चे अगर उस पर हंसने लग गए तो वो उसका नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा और वो बात फिर उसके अंदर हमेशा उसके मन के अंदर वो डर बैठ जाएगा कि अगर कभी मुझे किसी ने आगे 18-19 का टेबल पूछ लिया और अगर मैं फिर से वैसे ही फंबल करने लगा और अटक गया तो फिर से लोग मेरे पे हंसेंगे, लोग क्या बोलेंगे, इसको अभी तक टेबल्स ही नहीं आते, है ना। तो उस टाइम पे बच्चे जो होते हैं अडोलसेंट पीरियड में, अगर उनके साथ में कोई पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा नेगेटिव हुआ होता है, वो चीज का डर उनके अंदर बैठ जाता है, ठीक है।
लाइकिंग फैट्स एंड बीइंग इंटरेस्टेड इन पॉपुलर कल्चर। ये क्या है? फैट मतलब आपका पॉप कल्चर। पॉप कल्चर मतलब ये कल्चर जो आजकल बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, ठीक है। तो अडोलसेंट बच्चे जो होते हैं उनके अंदर ये चीज होती है कि वो पॉप कल्चर को ज्यादा अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। आप देखना अडोलसेंट पीरियड के जो बच्चे होंगे उनको ज्यादा से ज्यादा ये जो रैपिंग चल रही है ना आजकल, रैपिंग सॉन्ग्स अच्छे लगते होंगे, हनी सिंह वगैरह उनको ज्यादा अच्छे लगते होंगे। तो अडोलसेंट पीरियड में जो बच्चे हैं वो ज्यादा से ज्यादा पॉप कल्चर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। ओवर रिएक्टिंग टू रिडिक्यूलस, एम्बैरसमेंट एंड रिजेक्शन। अब इसका क्या मतलब है? अडोलसेंट पीरियड में जो बच्चे होते हैं उनके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं कि वो अब अपने चेंजेस की वजह से उनको समझ नहीं आता है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो कभी अगर उनके साथ में कोई एम्बैरसमेंट सिचुएशन हो जाती है या फिर कोई रिजेक्शन हो जाता है तो वो उस पर इतना ओवर रिएक्ट कर जाते हैं क्योंकि उनके अंदर इतने सारे इमोशनल और इतने सारे सोशल चेंजेस होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता है कि उनको क्या करना है, क्या रिएक्ट करना है ना। तो उस सिचुएशन में वो ओवर रिएक्ट कर जाते हैं कई बार। फिर है सीकिंग अप्रूवल ऑफ पीयर्स एंड अदर्स विद अटेंशन गेटिंग बिहेवियर। मतलब अब अडोलसेंट पीरियड में जो बच्चे होंगे वो ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करेंगे कि सब लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो और उनको ज्यादा से ज्यादा अटेंशन मिले, है ना। तो वो अपने ग्रुप में ऐसा कुछ करेंगे या फिर जिस भी फेमस पर्सनैलिटी से वो इंस्पायर हुए हैं, है ना, या तो वो उनकी बातें करेंगे या फिर वो कुछ भी ऐसी फेमस फैब लाइन बोलेंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उनकी तरफ अट्रैक्ट हो और उनका ज्यादा से ज्यादा अटेंशन हो, ठीक है। तो इस अडोलसेंट पीरियड में बच्चे क्या करते हैं, कुछ ऐसा बिहेवियर बनाते हैं अपना या कुछ ऐसा कोशिश करते करने की जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा उनकी तरफ अटेंशन पे करें, ठीक है। फिर है डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस एंड अ डिजायर फॉर गाइडेंस एंड डायरेक्शन। मतलब अडोलसेंट पीरियड में बच्चे जो हैं वो कई बार तो ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि वो बड़े हो चुके हैं, उनको इंडिपेंडेंस चाहिए अब, है ना। और कई बार कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है कि उनको गाइडेंस की जरूरत होती है अपने पेरेंट्स से और अपने टीचर्स से। तो इस सिचुएशन में बच्चे जो है वो काफी ज्यादा फंस के रह जाते हैं, उलझ जाते हैं कि वो क्या करें, वो इंडिपेंडेंट रहे या वो दूसरों से गाइडेंस ले। तो अडोलसेंट पीरियड में एक ये भी सिचुएशन होती है कि बच्चे कई बार तो ये सोचते हैं कि हम बड़े हो गए, अब हमको इंडिपेंडेंट रहना है। और कई बार जो है उनको कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जिसमें उनको अपने पेरेंट्स, अपने टीचर से गाइडेंस लेने की भी जरूरत पड़ती है। तो ये सभी जो चेंजेस हैं वो आपके सोशल चेंजेस में आएंगे, ठीक है, आपके सामाजिक चेंजेस में आएंगे ये सभी चेंजेस अडोलसेंट पीरियड के। फिर है फिजिकल डेवलपमेंट या फिर फिजिकल चेंजेस, मतलब आपके शारीरिक चेंजेस। अब जब हमने इंटेलेक्चुअल चेंजेस देख लिए, बौद्धिक चेंजेस देख लिए, सोशल चेंजेस देख लिए, सामाजिक, तो अब फिजिकल कुछ शारीरिक चेंजेस भी होते हैं। अब वो क्या क्या होते हैं? रेस्टलेसनेस एंड फैटिग ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। मतलब अडोलसेंट पीरियड में बच्चों के अंदर कुछ ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा रेस्टलेसनेस फील करते हैं, ठीक है। फिर है नीड फॉर फिजिकल एक्टिविटी बिकॉज ऑफ इंक्रीज एनर्जी। अब ये क्या है? अडोलसेंट पीरियड में बच्चों के अंदर इतने ज्यादा फिजिकल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिनकी वजह से उनके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी भर जाती है कि वो कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते रहते हैं अपनी एनर्जी को रिलीज करने के लिए। अब एनर्जी, आप बोलोगे एनर्जी कैसे उनके अंदर डेवलप होती रहती है? अब जब किसी के अंदर फिजिकल चेंजेस होंगे और हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो सिस्टम जो है वो पूरा दिन काम करता रहता है और उसकी वजह से जो भी आदमी है उसके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है ना। तो अब जब वो एनर्जी इतनी ज्यादा स्टोर हो गई है बच्चे के अंदर तो वो कैसे ना कैसे करके उस एनर्जी को रिलीज करने की कोशिश करेगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज करता है, ठीक है। अब ऐसे कई स्कूलों में ऐसा ये सिस्टम है कि अगर 7 पीरियड है अगर स्कूल के अंदर तो 6 पीरियड में तो उनको पहले पढ़ाई कराई जाती है, लास्ट पीरियड जो होता है वो उनका गेम्स पीरियड रखा जाता है और बच्चों को कहते हैं कि अब ज्यादा से ज्यादा खेल कूद करो और बहुत खेलो इस पीरियड के अंदर, ताकि बच्चे के अंदर जितनी भी एनर्जी है वो सारी एनर्जी उस पीरियड में रिलीज कर दें, अपने स्कूल में ही सारी की सारी एनर्जी रिलीज कर दें ताकि वो घर पे जाए तो उनको किसी बुरी चीज से उनका डिस्ट्रैक्शन ना हो, बुरी चीज की तरफ वो अट्रैक्ट ना हो। तो ताकि वो सारी की सारी एनर्जी उनकी स्कूल में ही रिलीज हो जाएगी तो घर तक उनकी एनर्जी इतनी नहीं बचेगी कि वो किसी बुरी चीज की तरफ अट्रैक्ट होंगे, है ना। तो ये भी कई सिस्टम चलते हैं स्कूल्स के अंदर एनर्जी रिलीज करने के। फिर डेवलपिंग सेक्सुअल अवेयरनेस एंड ऑफन टचिंग एंड बम्पिंग इनटू अदर्स। अब अडोलसेंट पीरियड में बच्चों के अंदर ये होता है कि अगर मेरे अंदर ये चेंजेस हो रहे हैं तो क्या मेरा जो फ्रेंड है उसके अंदर भी ऐसे चेंजेस हो रहे होंगे क्या, है ना। तो ये एक दूसरे के बारे में जानने की काफी ज्यादा इच्छा रहती है बच्चों के अंदर। अ कंसर्न विद चेंजेस इन बॉडी साइज एंड शेप। अब अडोलसेंट पीरियड के अंदर बच्चों के अंदर बॉडी साइज में चेंज होता है, बॉडी के शेप में चेंज होता है ना। तो इस चीज को लेके बच्चे काफी ज्यादा कंसर्न रहते हैं
कि अगर मेरी हाइट नहीं बढ़ी तो क्या होगा, है ना। इस पीरियड में काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़े फैटी हो जाते हैं और फिर उनकी हाइट नहीं बढ़ती है, तो उनको लगता है कि अब मेरी हाइट नहीं बढ़ी तो क्या हो जाएगा, मेरी क्लास में तो सब इतने लंबे लंबे बच्चे हैं, मैं हूँ जो इतना छोटा हूँ, एक तो इतना फैटी ऊपर से छोटा, और है ना। तो ऐसे काफी सारे लोग होते हैं जो अपने साइज अपने शेप को लेके कंसर्न हो जाते हैं इस एडोलसेंट एज पीरियड में, ठीक है। फिर है बॉडीली चेंजेस दैट मे कॉज ऑकवर्ड अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। मतलब एडोलसेंट पीरियड में कुछ ऐसे फिजिकल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से कई बार बच्चों को ऑकवर्ड मूवमेंट्स भी आ जाते हैं जो उनको फेस करने पड़ते हैं। तो ये सभी है आपके फिजिकल, आपके शारीरिक चेंजेस जो बच्चों के अंदर होते हैं, ठीक है। बेसिकली है कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से एनर्जी जनरेट होती है और बच्चा क्या करता है, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज पूरे दिन भर करता रहता है, खेल कूदना, भागना इधर उधर, है ना, ताकि उसकी एनर्जी जो है वो ज्यादा से ज्यादा रिलीज हो सके। अब उसके अंदर एनर्जी इतनी है तो क्या करेगा, वो रिलीज तो कहीं ना कहीं तो करेगा ही ना। तो ये है आपका फिजिकल डेवलपमेंट, आपका शारीरिक चेंजेस। नेक्स्ट इज योर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस। इमोशनल चेंजेस क्या क्या होते हैं बच्चे के अंदर? मूड स्विंग्स। एडोलसेंट पीरियड में इतने ज्यादा इमोशनल चेंजेस होते हैं कि बच्चे का मूड कब ऐसे चुटकियों में बदलता रहता है पता ही नहीं चलता है, तो मूड स्विंग्स काफी ज्यादा होते हैं। देन नीडिंग टू रिलीज एनर्जी विद सडन आउटबर्स्ट ऑफ इमोशंस। अब मैंने आपको बताया कि उनके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी रहती है और इतने सारे चेंजेस होते रहते हैं इस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कि उनको समझ नहीं आता है कि उनको कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। तो कभी कभी इमोशनल ऐसी चीजें हो जाती है कि उनका वो जो है एकदम फट के बाहर आ जाते हैं उस इमोशनल पीरियड ऑफ टाइम के लिए, है ना। तो कई बार इमोशनल आउटबर्स्ट भी हो जाता है। नेक्स्ट है आपका कंसर्न अबाउट मैच्योरिटी। मतलब क्या है, वो मैच्योरिटी के लिए कंसर्न रहते हैं कि कब वो मैच्योर होंगे, कब वो बड़े बनेंगे, कब वो इंडिपेंडेंट बनेंगे, कब वो मैच्योर होंगे, है ना। तो मैच्योरिटी के लिए कंसर्न रहते हैं ज्यादा से ज्यादा। और a belief that their personal problems, feelings and experiences are unique to themselves। मतलब एडोलसेंट पीरियड के अंदर बच्चों के अंदर ये रहता है कि उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो दुनिया में किसी की जिंदगी में भी नहीं है, और उनकी जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम आ गई है कि कोई पहाड़ ही टूट गया उनके सर के ऊपर, है ना। मतलब एडोलसेंट पीरियड के अंदर बच्चों को ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम तो किसी की जिंदगी में भी नहीं है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है उनकी लाइफ के अंदर, ऐसा लगता है बच्चों को, क्योंकि इतने सारे चेंजेस हो रहे होते हैं तो उनको समझ नहीं होता है कि अब मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उनको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम है वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसका अब कोई अंत भी नहीं है। तो ये सभी है आपके इमोशनल चेंजेस। फिर है आपकी मॉरल डेवलपमेंट या फिर मॉरल चेंजेस, मतलब एथिकल चेंजेस। नैतिकता में क्या बदलाव आता है बच्चों के अंदर? एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉरल इश्यूज, वैल्यूज, कल्चरल एक्सप्रेशन, रिलीजियस टीचिंग्स, ठीक है। मतलब मॉरल डेवलपमेंट क्या होता है बच्चों के अंदर? एक दूसरे के कल्चर को जानना, उनके रिलीजन को जानना, उनके रिचुअल्स को जानने की जो भावना होती है वो बढ़ती रहती है, ठीक है। अगर उनका कोई फ्रेंड मुस्लिम है या कोई हिंदू है तो वो चाहता है कि मुस्लिम्स के अंदर क्या क्या होता है, इनके क्या कस्टम ट्रेडिशंस है, मैं उनको जानूं। या कोई हिंदू है तो सोचता है कि हिंदुओं में क्या रिचुअल्स होते हैं, है ना, मैं उनको जानूं। तो एक दूसरे के कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशंस को जानने की काफी ज्यादा इच्छाएं जो है वो बढ़ने लगती है। बीइंग केपेबल ऑफ एंड इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग इन डेमोक्रेसी। मतलब क्या है इसका? अब मैंने आपको बताया कि एडोलसेंट पीरियड के टाइम पे बच्चे जो है वो 20-21 साल के हो जाते हैं, तो डेमोक्रेसी से यहाँ पे मतलब है वोट देने के लिए वो केपेबल हो जाते हैं। वोटिंग की एज तो बेसिकली 18 साल ही है, तो मतलब एडोलसेंट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर बच्चे जो है वो वोट देने के लिए भी केपेबल हो जाते हैं, क्योंकि इतनी अब उनकी एज हो जाती है कि वो वोट दे सकते हैं और डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देन नीडिंग एंड बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय adult रोल मॉडल्स हु विल लिसन एंड बी ट्रस्टवर्दी। मतलब वो कुछ ऐसे फेमस पर्सनैलिटीज को अपना रोल मॉडल समझ लेते हैं कि वो फिर उन्हीं पे ही बिलीव करते हैं कि जैसा वो कर रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं वो सब सच ही बोल रहे हैं, है ना। कुछ ऐसे फेमस पर्सनैलिटीज होंगे जिनसे अगर वो इंस्पायर होते हैं, वो उनको अच्छे लगते हैं, तो वो सोचते हैं कि जो वो बोल रहा है वही सच बोल रहा है। Relying on parents and important adults for advice but wanting to make their own decisions। अब मैंने आपको बताया था पहले भी, ये सेम वही पॉइंट है कि कई बार तो वो अपने पेरेंट्स पे, अपने अडल्ट पे जो है वो रिले रहते हैं। मतलब अपने पेरेंट्स और अपने अडल्ट जो भी अपने उनके सिबलिंग्स हैं उन पे क्या रहते हैं, उन पे डिपेंडेंट रहते हैं कुछ सिचुएशंस में, तो कि हमारे पेरेंट्स जो बोलेंगे वैसा करेंगे या अडल्ट सिबलिंग्स जो बोलेंगे वैसा करेंगे। लेकिन कुछ सिचुएशंस में उनको ऐसा लगता है कि इसमें तो मेरे खुद के डिसीजंस होने चाहिए, इसमें तो मैं खुद इंडिपेंडेंटली काम करूं, है ना।
तो ये ही क्लैशेस रहते हैं कि वो अपने पेरेंट्स की सुने, खुद की करें, क्या करें। जजिंग अदर्स क्विकली बट एक्नॉलेजिंग वंस ओन फॉल्ट स्लोली। अब ये तो अडोलसेंट के अंदर नहीं, हम सबके अंदर ही होता है बेसिकली ये क्वालिटी, तो कि दूसरों की गलतियां बहुत ज्यादा जल्दी पकड़ लेते हैं, मतलब दूसरों को बहुत जल्दी जज करने लगते हैं, खुद के फॉल्ट्स के बारे में कम ध्यान देते हैं, दूसरों के फॉल्ट्स के बारे में ज्यादा ध्यान देते हैं। तो ये तो अडोलसेंट का नहीं, आई थिंक हम सभी की एक क्वालिटी है। शो कंपैशन एंड आर वोकल फॉर दोज who are downtrodden or suffering and have special concern for animals and environmental issues। मतलब अडोलसेंट पीरियड के अंदर बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड होते हैं, दूसरों की हेल्प करने की इच्छा रहती है उनके अंदर। वो सोचते हैं कि अगर कोई गरीब है या फिर कोई नीडेड पीपल है, जरूरतमंद आदमी है, तो मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, है ना। और अगर हम हमारी बात करें तो हम फिर भी क्या सोचते हैं कि अरे यार मैं लेट हो रहा हूँ, फटाफट चलो, अब कहाँ इनकी हेल्प करेंगे, हम फिर भी उनकी इतनी हेल्प नहीं कर पाते। लेकिन जो अडोलसेंट पीरियड में जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ये दया भावना रहती है कि वो दूसरों की मदद करें ज्यादा से ज्यादा, है ना। जैसे अगर एक एग्जाम्पल बताऊं तो अगर ट्रेवल कर रहे हो अपनी बाइक से, कार से, और अगर बीच में किसी का एक्सीडेंट हो गया तो आप उसको हॉस्पिटल ले जाने से पहले 2 बार सोचोगे कि मैं लेके जाऊं नहीं लेके जाऊं, है ना। कहीं लेके जाऊंगा तो कहीं मेरे पे तो कार्रवाई नहीं होनी शुरू हो जाएगी कि आप इनको कहाँ से लेके आए, कैसे लेके आए, आप कौन हो, है ना। बार बार मेरे को पुलिस स्टेशन में बुलाएंगे, मैं परेशान होऊंगा, तो मैं लेके जाऊं नहीं लेके जाऊं। उसी तरफ अगर किसी बच्चे को कोई जरूरतमंद आदमी मिलता है तो वो ये नहीं सोचता कि मैं इसकी मदद करूं नहीं करूं, फिर मेरा क्या होगा, कहीं मैं तो नहीं फंस जाऊंगा। अगर उसके सामने कोई जरूरतमंद आदमी आता है और अगर उसको लगता है कि उसको उसकी हेल्प करनी चाहिए तो वो तुरंत उसकी हेल्प कर देता है बिना सोचे समझे। तो अडोलसेंट पीरियड में बच्चे जो होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा डाउन टू अर्थ रहते हैं और जरूरतमंद लोगों की तरफ ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उनको हेल्प करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये है आपके अडोलसेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले हमने देखे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मतलब बौद्धिक विकास क्या क्या होता है उनके अंदर, सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास के बारे में देखा, शारीरिक विकास के बारे में देखा, इमोशनल विकास के बारे में देखा, और फिर मॉरल डेवलपमेंट के बारे में देखा। ठीक है, अभी तक ये समझ में आया होगा आई होप। अब अडोलसेंट के बाद में अडल्ट तो देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज को देखते हैं। अब ये जो डिसेबिलिटीज है इसके लिए मत बोलना कि इसको भी हिंदी में लेकर आओ, ये आपको इंग्लिश में ही लर्न करनी पड़ेगी। ये जितनी भी टर्म्स है, डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, इन टर्म्स को आपको इंग्लिश में ही लर्न करना होगा। एग्जाम में भी जो आएगी आपके क्वेश्चन इन टर्म्स से रिलेटेड वो इंग्लिश में ही आएंगे। बस हाँ, डिसलेक्सिया को वो हिंदी में डिसलेक्सिया ही लिख देंगे, लिखेंगे तो वही डिसलेक्सिया, बस मीडियम उसका इंग्लिश में जो लिखा हुआ है DY उसके जगह वो हिंदी में डिसलेक्सिया लिख देंगे, लेकिन रहेगा तो वो डिसलेक्सिया ही। ठीक है, तो इसका हिंदी मत मांगना कि इसकी भी हिंदी दो मुझे, इसकी हिंदी नहीं होती है कोई भी। इनको आपको ऐसे कैसे एज इट इज ही लर्न करना होगा, लेकिन लर्न नहीं करना होगा, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगी। तो कुछ डिसेबिलिटीज होती है। अब लर्नर्स जो होते हैं वो सभी लर्नर्स सेम तो नहीं होते हैं, कुछ आपने स्पेशल बच्चों को भी देखा होगा जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, है ना। तो लर्नर्स के अंदर कुछ ऐसी डिसेबिलिटीज भी होती है। अब वो डिसेबिलिटीज क्या होती है, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जिसको APD भी कहते हैं। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर मतलब नाम से समझ में आ रहा है, ऑडिटरी मतलब क्या है, इसका साउंड से रिलेटेड है। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर इज वेयर यू हैव डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग साउंड्स इंक्लूडिंग स्पोकन वर्ड्स, मतलब ऐसी डिफिकल्टी होती है आपको साउंड्स को सुनने समझने में तो नहीं पर बेसिकली समझने में आपको जब डिफिकल्टीज होती है तो वो आपका ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कहलाता है। जब अगर कोई कुछ बोल रहा है ना, तो वो अगर आप प्रॉपर्ली सुन नहीं पा रहे हो तो वो आपका ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर एक ऑर्डर है। ठीक है, एक डिसेबिलिटी है। नेक्स्ट इज योर डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया क्या है, जहां पे आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है। अगर आपको कहीं भी मैथ्स की कैलकुलेशन या नंबर बेस्ड कैलकुलेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डिफिकल्टी होती है, तो वो आपका डिसकैल्कुलिया कहलाता है। ठीक है, कैलकुलिया जो लास्ट वर्ड है उसे याद रख सकते हो, कैलकुलेशन। जिसमें कैलकुलेशन करने की प्रॉब्लम होती है वो आपका डिसकैल्कुलिया कहलाता है। जिसमें साउंड सुनने की प्रॉब्लम रहती है वो आपका ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कहलाता है। फिर आपका डिसग्राफिया। अब ग्राफिया से आप याद रख सकते हो राइटिंग डिसेबिलिटीज, मतलब जहां पे आपको लिखने में प्रॉब्लम होती है, चीजों को आप प्रॉपर्ली लिख नहीं पाते हो, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो या किसी में भी हो, आप प्रॉपर्ली चीजों को राइट नहीं कर पाते हो, लिख नहीं पाते हो, तो राइटिंग डिसेबिलिटी जो है वो आपका डिसग्राफिया कहलाती है। फिर है आपका डिसलेक्सिया,
जहाँ पे आपको रीडिंग डिफिकल्टी होती है, मतलब आप चीजों को अच्छे से प्रॉपरली पढ़ नहीं पाते हो, वो आपका डिसलेक्सिया में आता है। ठीक है। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जहाँ पे चीजें आपको सुनने में प्रॉब्लम होती है, साउंड्स को सुनने में प्रॉब्लम होती है। डिसकैल्कुलिया, कैलकुलिया से याद रख सकते हो कैलकुलेशन, जहाँ पे कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है। डिसग्राफिया, तो ग्राफिया से याद रख सकते हो राइटिंग, जहाँ पे चीजें लिखने में प्रॉब्लम होती है, राइट करने में प्रॉब्लम होती है, राइटिंग डिसेबिलिटीज होती है। डिसलेक्सिया, जहाँ पे आपको रीडिंग डिफिकल्टी होती है, आप चीजों को पढ़ नहीं पाते हो अच्छे से। फिर है एडीएचडी। एडीएचडी जो है वो आपका एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, जिसमें बच्चे जो है वो क्या करते हैं, ट्रबल पेइंग अटेंशन, मतलब बच्चे ज्यादा से ज्यादा अटेंशन पे नहीं कर पाते, मतलब बच्चे एक जगह पे ज्यादा से ज्यादा चीजों पे फोकस नहीं कर पाते। अगर जैसे आप अगर नॉर्मल बच्चा है उसकी अगर हम बात करें, तो वो अगर हम उसको बोलेंगे कि आप 3-4 घंटे बैठ के पढ़ाई करो, यहीं पे ही फोकस लगा के अटेंशन लगा के पढ़ाई करो, तो वो कर लेगा। अगर जो एडीएचडी डिसेबिलिटी वाला बच्चा है, अगर हम उसको यही सेम बात बोलते हैं, तो वो ज्यादा देर तक से एक जगह पे अपना फोकस, अपनी अटेंशन नहीं लगा पाता है। ठीक है, तो वो एक आपका डिसऑर्डर कहलाता है एडीएचडी। फिर है आपका डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया क्या है, आपके मूवमेंट्स को लेकर, जहां पे आप क्या कर सको, आप चीजों को अच्छे से बैलेंस नहीं कर पाते हो, जहां पे आपको मूवमेंट में डिसऑर्डर होता है, मूवमेंट में डिफिकल्टीज होती है। आप अगर कोई बैलेंस करने वाली गेम है या बैलेंस करने वाला डांस है, तो आप वो बैलेंसिंग नहीं कर पाते हो, है ना। मूवमेंट में आपको प्रॉब्लम्स होती है, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हो एक दूसरे के साथ में, मतलब एक दूसरे के साथ में नहीं, आप किसी के भी साथ में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हो, तो वो आपका डिस्प्रैक्सिया कहलाता है। डिस्फेजिया, पार्शियल लॉस ऑफ लैंग्वेज, जहां पे आपको किसी लैंग्वेज में कोई भी डिफिकल्टी आती है, तो वो आपका डिस्फेजिया कहलाता है। फिर है आपका विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, इस पे तो एक पूरी मूवी भी बनी थी, तारे ज़मीं पे, जिसमें ईशान को जो भी चीजें होती है वो दिखने में प्रॉब्लम होती है। इसको नाम से समझ सकते हो आप, विजुअल प्रोसेसिंग, जहाँ पे चीजें दिखने में प्रॉब्लम होती है, इजीली चीजों को देख के हम समझ नहीं सकते कि ये क्या लिखा है। तारे ज़मीं पे भी तो यही था ना, ईशान को MW दिखता था, WM दिखता था, BD दिखता था, DB दिखता था, है ना। तो विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर क्या होता है, जिसमें चीजें जो है वो देखने में हमें प्रॉब्लम होती है, हमें देख के समझने में टाइम लगता है कि ये क्या लिखा हुआ है। फिर है आपका नॉन वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर। अब वर्बल और नॉन वर्बल जो है वो आपका बेसिकली कम्युनिकेशन का एक पार्ट है, उसका एक टॉपिक है, वहां पे तो हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक ब्रीफ में बताती हूँ कि नॉन वर्बल क्या होता है। वर्बल वो चीजें होती है जिसको हम बोल के या फिर लिख के बता सकते हैं, हमारे थॉट्स जो है वो हम दूसरों को बोल के या फिर लिख के समझा सकते हैं, है ना। जैसे अभी मैं क्या कर रही हूँ, अपने थॉट्स आपको बोल के बता रही हूँ, और कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे PDF में लिख के भी बता रही हूँ, तो ये हमारा वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है ना। लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होता है, वो बच्चे जो स्पेशल बच्चे हैं, जो बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, तो वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, उनको कुछ साइंस, कुछ सिंबल्स दिए होते हैं, तो वो उन सिंबल्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। वो सिंबल्स होते हैं आपके नॉन वर्बल। हम जो इमोजीज यूज करते हैं, हंसने वाला, रोने वाला, वो इमोजीज होते हैं आपके नॉन वर्बल। हम जो भी एक्सप्रेशंस होते हैं, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, गुस्से में हमारे एक्सप्रेशन ऑटोमेटिक ही चेंज हो जाते हैं, खुशी में, दुख में ऑटोमेटिक हमारे एक्सप्रेशन जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो हम किसी भी इंसान के एक्सप्रेशंस को देख के बता सकते हैं कि ये कैसा फील कर रहा है, अभी खुश है या दुखी है या गुस्से में है, कैसा है ना। तो ये सभी चीजें जो है वो आपकी नॉन वर्बल में आती है, वो सभी चीजें जिसमें हम ना ही बोलने का यूज करते हैं ना ही लिखने का यूज करते हैं। जिसमें बोलने और लिखने का यूज होगा वो आपका वर्बल में आएगा, जिसमें बोलने और लिखने के अलावा बाकी सभी चीजों का यूज होगा, चाहे आपकी बॉडी लैंग्वेज का हो, इमोजीज का हो, एक्सप्रेशंस का हो, साइंस का हो, सिंबल का हो, किसी का भी हो, वो आपका नॉन वर्बल में आएगा। तो नॉन वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर क्या है, नॉन वर्बल चीजों को समझने में जब आपको प्रॉब्लम होती है, लोगों के एक्सप्रेशन, लोगों के हाव भाव समझने में जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो आपका नॉन वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको ये सभी डिसऑर्डर समझ में आए होंगे। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जहाँ पे सुनने में प्रॉब्लम होती है। डिसकैल्कुलिया, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। डिसग्राफिया, लिखने में प्रॉब्लम होती है। डिसलेक्सिया, रीडिंग करने में प्रॉब्लम होती है, पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। ADHD, जहाँ पे आप एक जगह बैठ के कंसंट्रेट नहीं कर पाते ज्यादा लंबे समय तक। डिस्प्रैक्सिया, जहाँ पे मूवमेंट में या फिर बैलेंस वाली चीजों में प्रॉब्लम होती है। डिस्फेजिया, जहाँ पे लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है। और विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जहाँ पे आपको चीजों को देखने में और समझने में प्रॉब्लम होती है। नॉन वर्बल, जहाँ पे
नॉन वर्बल एक्सप्रेशन को, सिंबल्स को समझने में प्रॉब्लम होती है, वो आपका नॉन वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर कहलाता है। ठीक है, आई होप अभी तक अडोलसेंट वाला समझ में आया होगा टॉपिक, और ये जितने भी डिसेबिलिटीज करी है वो समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं हम लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब दो और मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके टीचिंग के ही, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि आपकी टीचिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, और कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि आपकी टीचिंग को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। अब वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सबसे पहला तो है प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर इन रेस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट। मतलब लर्नर्स के ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, लर्नर के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए जो आपकी टीचिंग को क्या करे, इन्फ्लुएंस करे, टीचिंग को अफेक्ट करे। तो सबसे पहला है प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट। मतलब अगर जो भी आप कुछ पढ़ा रहे हो, अगर उस सब्जेक्ट के बारे में लर्नर को पहले से कुछ भी पता है, तो वो आपकी टीचिंग को अफेक्ट करेगा। कैसे अफेक्ट करेगा? अगर मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ, अगर आपको उसका कुछ भी प्रायर नॉलेज है, तो मैं उसके आगे से कंटिन्यू कर सकती हूँ, है ना, और उससे आगे से चीज़ों को जोड़ जोड़ के आपको समझा सकती हूँ, और ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो चीज़ों पे। ठीक है, तो किसी भी सब्जेक्ट की प्रायर एक्सपीरियंस या प्रायर इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी टीचिंग को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। दूसरा है इंटरेस्ट ऑफ लर्नर्स। मतलब लर्नर्स का इंटरेस्ट, अगर जो भी आप पढ़ा रहे हो, जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हो, अगर उसमें लर्नर्स को इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फिर टीचिंग कराने का कोई मतलब नहीं है ना। तो अगर बच्चों को अगर लर्नर्स को इंटरेस्ट आ रहा है जो भी आप पढ़ा रहे हो, तो वो आपकी टीचिंग को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। मतलब अगर बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा है तो आपको भी लगेगा कि मुझे भी और पढ़ाना चाहिए। बच्चों को ही इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो फिर आपको भी लगेगा कि उनको ही समझ में नहीं आ रहा, तो फिर मैं क्या बताऊं, है ना। तो इंटरेस्ट जो है लर्नर्स का, वो भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है टीचिंग को, प्रभावित करता है टीचिंग को। मोटिवेशन, अब लर्नर्स के अंदर मोटिवेशन है अगर, है ना, नई नई चीजों को जानने के लिए, समझने के लिए अगर मोटिवेशन है, तो टीचर को भी लगेगा कि भाई बच्चे जो है वो जानना चाहते हैं, इच्छुक है नई नई चीजों को जानने के लिए। तो ये भी जो है वो आपकी टीचिंग को क्या करता है, प्रभावित करता है। स्टाइल ऑफ लर्निंग, लर्निंग की स्टाइल कैसी है। अगर लर्नर जो है वो अगर कुछ स्लो लर्नर्स हैं, तो उनके लिए अलग तरीके से आपको पढ़ाना होगा। कुछ अगर आपके इंटेलिजेंट लर्नर्स हैं तो उनके लिए आपको अलग तरीके से पढ़ाना होगा। तो आपको पहले देखना होगा कि आपके लर्नर्स की स्टाइल कैसी है, उनके स्टाइल्स के अकॉर्डिंग आपको अपनी टीचिंग करनी होगी। तो लर्नर्स की जो स्टाइल है वो भी टीचिंग को क्या करती है, अफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है। देन रेडीनेस टू लर्न, मतलब आपके लर्नर्स जो है वो कितना ज्यादा रेडी है चीजों को सीखने के लिए, समझने के लिए। अगर लर्नर्स ही तैयार नहीं है चीजों को समझने के लिए, नई चीजों को अपने दिमाग में उतारने के लिए, अपनी लाइफ में उतारने के लिए, तो फिर टीचर कितना समझाएगा बच्चे को, है ना। तो रेडीनेस टू लर्न जो है, मतलब बच्चों के अंदर बच्चे कितने रेडी हैं चीजों को समझने के लिए, कितने तैयार है पढ़ाई करने के लिए, वो भी आपकी टीचिंग को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो ये पांचों फैक्टर जो है आपकी टीचिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला तो प्रायर एक्सपीरियंस, किसी भी सब्जेक्ट का प्रायर इंफॉर्मेशन कितनी है बच्चे को, वो इन्फ्लुएंस करेगा। दूसरा, बच्चे के अंदर इंटरेस्ट कैसा है, बच्चे के अंदर इंटरेस्ट है या नहीं है अपने सब्जेक्ट को लेकर, अपने टॉपिक को लेकर, वो इन्फ्लुएंस करेगा। मोटिवेशन इन्फ्लुएंस करेगा, स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड रेडीनेस। ठीक है, ये पांचों ही चीजें जो है वो टीचिंग को इन्फ्लुएंस करती है। अब ऐसी कौन सी चीजें हैं जो टीचिंग को इन्फ्लुएंस नहीं करती है? ये दोनों ही जो टॉपिक है ये आपको बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए। इसमें 5 टॉपिक्स, इसमें 5 पॉइंट हैं, और जो चीजें इन्फ्लुएंस नहीं करती इसके अंदर 3 पॉइंट हैं। दोनों को अच्छे से रट लेना। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है यूजीसी ने कि ये इन 4 या 5 आपको ऑप्शन दे देंगे, पूछेंगे बताओ इनमें से कौन सी चीजें हैं जो टीचिंग को इन्फ्लुएंस करती है, या कौन सी चीजें हैं जो टीचिंग को इन्फ्लुएंस नहीं करती है। तो आप इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस आते हैं इन दोनों टॉपिक से भी। तो अब सबसे पहला है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ऑफ द लर्नर्स विद द टीचर। मतलब अब टीचर का और स्टूडेंट का कैसा रिलेशनशिप है, कैसा पर्सनल रिलेशनशिप है, वो आपकी टीचिंग को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, प्रभावित नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि टीचर के लिए सभी स्टूडेंट सेम होते हैं। तो जो भी टीचर का और स्टूडेंट का जो भी पर्सनल रिलेशनशिप है वो आपकी टीचिंग को प्रभावित नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला तो ये है कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो भी है टीचर का और स्टूडेंट का, वो टीचिंग को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। दूसरा है लर्नर का इकोनॉमिक बैकग्राउंड। मतलब लर्नर किस इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आता है, वो अमीर है, गरीब है, किसी गरीब किसान का बेटा है, अंबानी का बेटा है ना। इससे टीचर को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि टीचर के लिए सभी बच्चे जो है वो समान है, सभी बच्चे इक्वल है, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, हमको तो पढ़ाना है।
अब चाहे गरीब के बच्चे आके पढ़ो, चाहे अमीर के बच्चे आके पढ़ो। तो लर्नर्स का जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो भी टीचिंग को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता है। थर्ड इज योर लर्नर्स फैमिली बैकग्राउंड। अब लर्नर की फैमिली कैसी है, पढ़ी लिखी है, नहीं है, ज्यादा बड़ी फैमिली है, छोटी फैमिली है, उससे टीचर को क्या मतलब, उसको तो पढ़ाना है ना। तो लर्नर की फैमिली बैकग्राउंड जो है वो भी टीचिंग को अफेक्ट नहीं करता है। तो लर्नर का और टीचर का और स्टूडेंट का रिलेशनशिप कैसा है, लर्नर का इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है, अमीर है गरीब है कैसे हैं, और लर्नर्स का जो फैमिली बैकग्राउंड है कि उसकी फैमिली कैसी है, कितने लोग हैं, है ना, और कैसे हैं, पढ़े लिखे हैं, नहीं है, अच्छे हैं। तो ये जितनी भी चीजें हैं वो आपकी टीचिंग को इन्फ्लुएंस ना ही करनी चाहिए और ना ही करती है। और ये पांचों चीजें जो है वो आपकी टीचिंग को इन्फ्लुएंस करती ही करती है। ठीक है, तो इन दोनों कंसेप्ट को बहुत अच्छे से याद कर लेना। अब हम देखते हैं व्यस्त अधिगमकर्ता के बारे में। व्यस्त अधिगमकर्ता है मतलब आपके अडल्ट लर्नर्स। अब जब हमने अडोलसेंट लर्नर्स तो देख लिए, उनके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, अब अडल्ट लर्नर्स देखते हैं। अडोलसेंट लर्नर का एज ग्रुप क्या था, 20 से 21 साल तक, है ना। तो हम एस्टिमेट लेके चलते हैं कि 25 साल और 25 के बाद वाले जितने भी जो लोग हैं वो आपके आते हैं अडल्ट लर्नर्स में। ठीक है, अडल्ट लर्नर्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं। सबसे पहले तो दे आर सेल्फ डायरेक्टेड, मतलब अडल्ट लर्नर्स जो है अब वो 25 साल से बड़े हो चुके हैं, तो वो खुद के डिसीजंस खुद ले सकते हैं। वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं कि मेरे लिए मेरे पेरेंट्स से डिसीजन लेंगे, मेरे टीचर से डिसीजंस लेंगे या मेरे फैमिली वाले लोग डिसीजन लेंगे। वो खुद के डिसीजन खुद ले सकते हैं, तो दे आर सेल्फ डायरेक्टेड। दूसरा है केपेबिलिटीज फॉर देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद उठा सकते हैं, खुद की जिम्मेदारी खुद उठा सकते हैं, अपने पेरेंट्स पे या टीचर्स पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं कि वो कराएंगे तभी मैं पढ़ाई करूंगा, वो मुझे समझाएंगे तभी मैं समझूंगा। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद समझ सकते हैं कि क्या मेरा करियर है, क्या मेरा फ्यूचर है, मुझे आगे लाइफ में क्या करना है। तो वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने के लिए सक्षम रहते हैं, केपेबल रहते हैं। ठीक है, फिर तीसरा है दे आर वॉलेंट्री लर्नर्स। वॉलेंट्री का मतलब है विलिंगली, मतलब वो जो मतलब अडल्ट बच्चे जो होते हैं वो इच्छुक होते हैं चीजों को सीखने समझने के लिए। want to learn without any pressure, मतलब वो खुद की इच्छा से चीजों को सीखते हैं। अगर हम उन पे दबाव देंगे, जैसे हम छोटे बच्चे को तो बार बार बोलते हैं ना कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, और फिर ही वो जाके पढ़ाई करता है, वैसे हम अडल्ट लर्नर्स को नहीं बोल सकते। मतलब 25 साल के बच्चे को या 25 साल से बड़े इंसान को हम ये नहीं बोल सकते कि तू पढ़ाई कर ले पढ़ाई कर ले। हम उन पे अगर प्रेशर दे के चीजें करवाएंगे, चाहे पढ़ाई हो चाहे कोई भी चीज हो, अगर हम उन पे प्रेशर दे के करवाएंगे तो फिर वो उस चीज को करने में ऐसे आनाकानी करेंगे कि हम नहीं करनी हमको ये चीज, है ना। लेकिन अगर वो खुद से इच्छा से वो चीज करते हैं तो वो उस चीज को आसानी से कर सकते हैं। मतलब ये जो होते हैं वो वॉलंटरी होते हैं, मतलब इच्छुक होते हैं। अगर इनकी इच्छा है उस चीज को करने की तभी ये वो चीज करते हैं। हम इनको फोर्स करके फोर्सफुली कोई भी चीज नहीं करवा सकते अडल्ट लर्नर्स को। ठीक है, याद रखना किसकी बात हो रही है, अडल्ट की बात हो रही है। नेक्स्ट है adult bring variety of experience that should be utilized in their learning, मतलब अब 25 साल का जो बच्चा हो गया है उसके लाइफ में काफी सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हुए होंगे, कुछ अच्छे हुए होंगे, कुछ बुरे हुए होंगे। तो टीचर को अपनी पढ़ाते समय ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी उस अडल्ट के एक्सपीरियंसेस रहे हैं अभी तक, वो अपनी टीचिंग प्रोसेस में उसके एक्सपीरियंसेस का यूज करे और फिर उसके एक्सपीरियंसेस का यूज करके वो उसको चीजें समझाए कि अब उसको लाइफ में आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर आपका अडल्ट आर रिजल्ट ओरिएंटेड, मतलब ये ज्यादा से ज्यादा अपने रिजल्ट को लेके कंसर्न रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है, छोटे बच्चे तो क्या होते हैं, ठीक है पढ़ाई कर रहे हैं, उनको रिजल्ट से मतलब नहीं होता है। ठीक है, उनके अगर 50% आई 60% आई तो भी उनको चलता है कि ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन अडल्ट लर्नर्स जो होते हैं वो आपके रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, उनको रिजल्ट अच्छा चाहिए ही चाहिए होता है, क्योंकि वो जितनी भी मेहनत करते हैं वो रिजल्ट पाने के लिए ही करते हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। फिर है नेक्स्ट इज योर स्केप्टिकल अबाउट न्यू लर्निंग एंड वांट टू टेस्ट आइडियाज बिफोर एक्सेप्टिंग देम। स्केप्टिकल मतलब डाउटफुल। अगर आप उनको कोई भी नई चीज बताओगे, अडल्ट लर्नर्स को आप अगर कोई भी नई चीज बताते हो तो वो डाउटफुल रहते हैं उस चीज के लिए कि जो मुझे टीचर बता रहा है या कोई भी अगर मुझे वो चीज बता रहा है तो क्या वो सही है, क्या वो गलत तो नहीं है। वो 10 लोगों से जाके पूछेंगे कि ये चीज सही है क्या, उनसे कंसर्न करेंगे
है ना, कंसल्ट करेंगे उनसे कि ये चीज सही है या नहीं है, ऐसा होना चाहिए क्या, ऐसा भी हो सकता है क्या। तो वो नई चीजों को लेने से पहले डाउटफुल रहते हैं उसके बारे में, एंड वांट टू टेस्ट आइडियाज बिफोर एक्सेप्टिंग देम। और नई चीजों पे अमल करने से पहले वो उसको 10 बार 10 जगह टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 7th इज इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड। अब अडोलसेंट लर्नर में हमने क्या देखा था, अडोलसेंट लर्नर्स जो होते हैं उनको हमें बाहर से डोज देना पड़ता है, बाहर से मोटिवेट करना पड़ता है कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, है ना। लेकिन अडल्ट लर्नर जो होते हैं उनके अंदर मोटिवेशन अंदर से ही होती है, क्योंकि ये बच्चे जो हैं अब वो 25 साल के तो हो चुके हैं। उनको अगर हम ये बाहर से बोलेंगे पढ़ लो तो अच्छा भी नहीं लगता। और उनको अब वो उनके अंदर इतनी समझ है कि वो अपने करियर के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में समझ सके, उनको क्या करना है अपने फ्यूचर में। अब जो छोटा बच्चा है उसको तो पता भी क्या है उसके करियर के बारे में कि क्या करियर होता है, क्या फ्यूचर होता है ना। तो अपने को उसको समझाना होता है कि तू पढ़ ले तेरे को ऐसे करना है आगे लाइफ में जाके। लेकिन जो अडल्ट लर्नर्स हैं वो 25 साल के तो हो चुके हैं, तो उनको पता है उनको अपने लाइफ में, अपने फ्यूचर में क्या गोल्स हैं उनके, तो उन गोल्स को पूरा करने के लिए वो अंदर से ही मोटिवेटेड रहते हैं। नेक्स्ट इज योर गोल ओरिएंटेड। अब वो अंदर से मोटिवेटेड कैसे रहेंगे, उनका कोई गोल होता है और उनको अगर उस गोल को अचीव करना होता है तो मोटिवेशन अंदर से ही मिलता है। जैसे अभी हमारा क्या गोल है, नेट जेआरएफ को क्रैक करना, है ना। अगर नेट जेआरएफ को क्लियर करना है हमको, अगर हमारा यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर करना है, ये हमारा गोल है। तो अगर हमको पता है कि हमारा गोल ये है तो हमारे अंदर मोटिवेशन अंदर से ही रहेगा। हमको रहेगा कि नहीं, हमको नेट जेआरएफ के लिए पढ़ाई करनी है, हमको अच्छे स्कोर्स लाने हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना ही बनना है। तो हमारे अंदर जो मोटिवेशन है वो अंदर से ही रहेगा। तो मोटिवेशन अंदर से कब मिलेगा, जब हमारे पास में कोई एक अच्छा गोल, एक अच्छा एम ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। फिर है अडल्ट आर प्रैक्टिकल एंड नीड टू नो द इम्पोर्टेंस एंड रिलेवेंस ऑफ व्हाट दे आर लर्निंग। मतलब अडल्ट लर्नर्स जो होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को थ्योरी की बजाय प्रैक्टिकल करके सीखने की कोशिश करते हैं, वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल रहते हैं। अगर टीचर उनको कोई बात समझा रही है तो वो क्या करेंगे, उसको वैसा का वैसा ही करने की कोशिश करेंगे कि क्या रियल लाइफ में ये इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है ना। एंड नीड टू नो द इम्पोर्टेंस एंड रिलेवेंस ऑफ व्हाट दे आर लर्निंग। मतलब अगर वो चीज पढ़ रहे हैं तो उसकी कितनी रिलेवेंस है, कितनी इंपॉर्टेंस है उस चीज की, उसके बारे में जानने के लिए वो इच्छुक रहते हैं। फिर है इमोशनल बैरियर्स। इमोशनल बैरियर्स में क्या होता है, इफ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस आर नेगेटिव इट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट ऑन द लर्निंग। मतलब अगर अडल्ट लर्नर्स के कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस अगर अच्छे नहीं रहे हैं, है ना, तो इनके अंदर भी क्या होता है, उसका एक डर बैठ जाता है अंदर। जैसे मैंने पहले आपको अडोलसेंट के अंदर एग्जाम्पल देके बताया था कि अगर असेंबली वाला एग्जाम्पल दिया था ना कि अगर बच्चे के अंदर कुछ ऐसा हुआ सिचुएशन, 18-19 का टेबल पूछा, अगर वो फंबल कर गया, बच्चे उस पर हंसे तो उसके अंदर डर बैठ जाएगा। तो अडल्ट लर्नर्स के अंदर भी ऐसा ही होता है, इमोशनल बैरियर्स। अब जब बच्चा 25 साल का हो गया तो लाइफ में कई सारे उतार चढ़ाव आएंगे, तो कई सारे इमोशनल ब्रेकडाउन्स भी आते होंगे लाइफ में, है ना। तो अगर उन ब्रेकडाउन्स में कभी अगर उसका पास्ट जो है, अगर उससे उसको कोई भी नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा है उसका, तो उसका असर उसकी आने वाली जिंदगी पे बहुत ज्यादा पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रभावित होता है वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से। तो ये सभी हैं आपके अडल्ट लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ लर्निंग स्टाइल्स। ये भी आपका एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का। लेकिन इससे पहले आई होप आपको अडल्ट लर्नर समझ में आए होंगे कि अडल्ट लर्नर्स कौन होते हैं। वो बच्चे जो 25 साल से बड़े हैं, उनके अंदर सेल्फ डायरेक्टेड की फीलिंग रहती है कि वो खुद से खुद के डिसीजंस लें, खुद रिस्पॉन्सिबल रहते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए, वॉलंटरी रहते हैं, मतलब खुद से इच्छुक रहते हैं। अगर उनकी इच्छा है किसी चीज़ों को समझने की तभी वो चीज़ों को समझ पाते हैं। प्रेशर से अगर हम उन पे प्रेशर डाल के अगर चीज़ें समझाने की या करवाने की कोशिश करते हैं तो वो प्रेशराइज होकर कोई भी काम नहीं करते हैं, ठीक है। और फिर क्या है, रिजल्ट ओरिएंटेड रहते हैं, उनके अंदर मोटिवेशन जो है वो अंदर से ही रहता है। गोल ओरिएंटेड रहते हैं, मतलब उनके पास में कोई अपना एक गोल रहता है, अपना एक एम रहता है, और उस गोल और एम को रहते हुए उनके अंदर मोटिवेशन जो होता है वो उनको अंदर से ही मिलता है, ठीक है। इमोशनल बैरियर्स होते हैं उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा, और वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल रहते हैं। तो ये सभी थे आपके अडल्ट लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आई होप आपको अडोलसेंट और अडल्ट लर्नर्स अभी तक समझ में आए होंगे। हमने कुछ डिसेबिलिटीज की बातें की थी, वो समझ में आई होगी, और कुछ हमने लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे जो टीचिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, और कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जो टीचिंग को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। तो अभी तक ये सभी कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे, आई होप, मेरी यही आशा है। अब कुछ 7 लर्निंग स्टाइल्स भी होती है,
मतलब जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग तरीके से चीजों को सीखने समझने की कोशिश करते हैं। तो 7 लर्निंग स्टाइल्स कौन सी है? विजुअल, ऑरल, फिजिकल, लॉजिकल, सोशल, सॉलिटरी एंड वर्बल। ठीक है, वर्बल यहाँ नहीं लिखा है लेकिन इधर लिखा है। 7 आपकी लर्निंग स्टाइल्स है। अब इनको हम देखते हैं डिटेल में कि ये होती क्या है। सबसे पहले वर्बल लर्निंग स्टाइल में बच्चे क्या करते हैं? स्पीच और राइटिंग के थ्रू चीजों को लर्न करने की कोशिश करते हैं। मतलब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी आदत होती है कि चीजों को लिख लिख के याद करेंगे, है ना। तो वो बच्चे जो चीजों को ज्यादा से ज्यादा बोल बोल के और लिख लिख के याद करने की कोशिश करते हैं वो आपके वर्बल लर्नर्स कहलाते हैं। फिर आपके विजुअल लर्नर्स कौन होते हैं? कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पिक्चर्स, इमेजेस, डायग्राम्स के थ्रू चीजों को जल्दी से जल्दी समझ लेते हैं, है ना। कोई कंसेप्ट अगर आप उसको थ्योरी में लिख के समझाओगे तो वो उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप अगर वही सेम चीज उसको डायग्राम के थ्रू बताओगे तो वो उसको फटाफट समझ में आ जाएगी। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लिख लिख के और बोल बोल के सीखते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं वो इमेजेस के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू सीखते हैं। नेक्स्ट इज योर ऑरल लर्नर्स। कुछ बच्चे जो होते हैं वो साउंड एंड म्यूजिक की तरह सीखते हैं। साउंड एंड म्यूजिक से सीखते हैं, मतलब ओरली चीजों को सीखते हैं। बार बार खुद की आवाज खुद बोल के और सुन के चीजों को सीखते हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी आंसर लर्न कर रहे हैं उसको फोन में रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर बाद में अपनी ही आवाज को सुन सुन के सीखते हैं, है ना। तो ये होते हैं आपके ओरल लर्नर्स। फिजिकल लर्नर कौन होते हैं? लर्निंग बाय डूइंग। जो चीजों को पहले समझते हैं और फिर उसको खुद से प्रैक्टिस करके खुद से करने की कोशिश करते हैं और फिर खुद से करके उन चीजों को सीखते हैं। ये है आपका लर्निंग बाय डूइंग। आपका एक प्रिंसिपल भी है ये टीचिंग का, मैंने आपको पहले इसके बारे में डिटेल में बताया है पहले आगे वाली क्लासेस में। फिर है आपका लॉजिकल लर्नर्स कौन होते हैं? वो बच्चे जो लॉजिकल और रीजनिंग के थ्रू चीजों को सीखते हैं। ठीक है। सोशल लर्नर्स एंड सॉलिटरी लर्नर्स, ये दोनों जो हैं वो आपके आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सोशल लर्नर्स कौन है? सोशल लर्नर है आपके इंटरपर्सनल और सॉलिटरी आपकी इंट्रापर्सनल है। ये दोनों जो कंसेप्ट है वो भी आपका कम्युनिकेशन का कंसेप्ट है, इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। हम वहां पे डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी सोशल एंड सॉलिटरी लर्नर के बारे में देखते हैं ये दोनों क्या होते हैं। सोशल लर्नर जो होते हैं वो प्रिफर करते हैं टू लर्न इन ग्रुप्स। मतलब सोशल लर्नर जो होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा ग्रुप के अंदर चीजों को सीखने समझने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि ग्रुप में अगर हम बैठ के सीखेंगे तो हमको चीजें ज्यादा से ज्यादा जल्दी याद हो जाएगी और नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। लेकिन सॉलिटरी लर्नर्स जो होते हैं वो इंट्रापर्सनल होते हैं। मतलब वो ये प्रिफर करते हैं कि वो अकेले में ही खुद के साथ में ही चीजें सीखें। ठीक है। जैसे अगर मैं मेरी बात करूं अगर मैं मेरी ही बात करूं तो मैं क्या हूँ, मुझे चीजें अकेले खुद के साथ में बैठ के पढ़ने में ही अच्छी लगती है और तभी समझ में आती है। ग्रुप के साथ में बैठ के चीजें सीखने में मुझे प्रॉब्लम होती है थोड़ी, है ना, क्योंकि मेरा लर्निंग स्टाइल जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो मैं जो हूँ वो सॉलिटरी लर्नर हूँ। कुछ बच्चे जो है वो ग्रुप में बैठ के चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं। कुछ बच्चे जो है वो अकेले बैठे बैठे चीजों को मतलब अकेले से खुद से पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं। तो वो होते हैं आपके सॉलिटरी लर्नर्स। जो बच्चे ग्रुप में बैठ के चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं वो आपके सोशल लर्नर्स होते हैं। लॉजिकल लर्नर्स जो लॉजिक के थ्रू, रीजंस के थ्रू चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं। हर चीज के पीछे तर्क लगाते हैं कि ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, है ना। कुछ बच्चे जो होते हैं वो चीजों को खुद से करके और फिर सीखने की कोशिश करते हैं। वो होते हैं आपके फिजिकल लर्नर्स। ओरल लर्नर्स जो खुद की ही आवाज को सुन सुन के सीखने की कोशिश करते हैं ओरली। विजुअल लर्नर्स जो पिक्चर्स, डायग्राम्स के थ्रू सीखते हैं, उनके थ्रू लर्न करते हैं। और वर्बल लर्नर्स कुछ लर्नर्स होते हैं जो चीजों को बार बार बोल बोल के या फिर लिख लिख के सीखने की कोशिश करते हैं। तो ये है आपकी 7 लर्निंग स्टाइल्स: विजुअल, ऑरल, फिजिकल, लॉजिकल, सोशल, सॉलिटरी एंड वर्बल। ठीक है। तो आज की क्लास जो थी वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी, आई होप आप सभी लोगों को। इसमें हमने आपके अडोलसेंट लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, अडल्ट लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, 7 हमने डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स के बारे में देखा कि कौन कौन सी लर्निंग स्टाइल होती है, विजुअल, वर्बल एंड ऑल। ठीक है। फिर हमने कुछ देखी डिसेबिलिटीज देखी, हमने डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, है ना। फिर हमने 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स देखे जिससे मैंने आपको बताया था कि यूजीसी में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं इसके कंसेप्ट को लेकर। क्या देखी वो चीजें? लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो टीचिंग को अफेक्ट नहीं करते हैं, है ना। तो आई होप आपको अभी तक की ये सभी चीजें समझ में आई होगी। आज का टॉपिक आपको इजी लगा होगा, अच्छे से समझ में भी आया होगा।
और जो भी अभी तक मैंने क्लासेस ली है वो आई होप आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। और हमारा जो इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। तो हमारा जो लिंक है टेलीग्राम का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है इस क्लास से रिलेटेड या जो भी प्रीवियस क्लासेस में ले चुकी हूँ उससे रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं वहां पे उसका जवाब बिल्कुल देने की कोशिश करूंगी, ठीक है। थैंक यू।